कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल को दिखाते हुए। एक आदमी पागलों की तरह भाग रहा था, इस उम्मीद में कि शायद उसे इस जंगल से भाग निकलने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन ये जंगल इतना घना था कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। यह आदमी सूरज को देखते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन अब सूरज भी धीरे धीरे ढल रहा था, मगर इस आदमी ने भागना नहीं छोड़ा। भागते भागते एक पॉइंट आया जहाँ एक बोर्ड पर लिखा हुआ था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी वहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। साथ ही इस बोर्ड पर नंबर 108B लिखा हुआ था। ये देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। धीरे धीरे अंधेरा और बढ़ने लगा और पूरे जंगल में एक अजीब सा खौफ फैल गया। तभी अचानक एकदम से सारे परिंदे उड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इस आदमी के कई मील के सफर के बाद भी उसे पूरे जंगल में कोई भी एक जंगली जानवर नहीं दिखाई दिया। न जाने ऐसा क्या था जिसे जंगली जानवर भी डर रहे थे। डर के मारे वह आदमी और भी तेजी से भागने लगा, लेकिन कई घंटों का सफर करने के बाद वह आदमी अचानक एक जगह पर आकर रुक गया और उसके चेहरे पर मायूसी छा गई, क्योंकि उसके सामने वही 108 नंबर वाला साइन बोर्ड था जिस पर लिखा हुआ था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब आदमी को समझ आया कि चाहे मैं जितना भी भागूं पर इस जंगल से निकल नहीं सकता, इसलिए अब वो वहाँ छुपने की जगह ढूंढने लगा। लेकिन वहाँ उसे छुपने के लिए कोई सेफ जगह नहीं मिली, इसीलिए अब वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। पर तभी उस पेड़ की टहनी टूट गई, जिससे वो आदमी काफी ऊंचाई से नीचे जमीन पर आ गिरा। पेड़ से गिरने के बाद वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था, उसे काफी गहरी चोटें आई। इससे पहले कि वो बेहोश हो जाता तभी अचानक जमीन हिलने लगी और अजीब सी गुराने की आवाजें आने लगी। वो आवाजें सुनकर आदमी के गले में सांसें अटक गईं। तभी अचानक कोई उसे खींच कर ले गया। खींचने वाला कौन था ये नहीं दिखाया गया, लेकिन हमें उस आदमी की दर्द भरी चीखें सुनाई दी गई। इस इंसिडेंट के 6 दिन बाद हमें शहर में मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक बर्ड शॉप में काम करती है। तभी उसका बॉस आता है और मीना को एक गोल्डन पैरट को शहर से दूर एक जू में डिलीवर करने का ऑर्डर देता है। मीना बॉस की बात को मानते हुए अब उस पैरट को डिलीवर करने जाती है। मीना गाड़ी में बैठकर अपने मोबाइल में उस जू का लोकेशन सेट कर लेती है और अपने सफर पर निकल पड़ती है। शहर से बाहर निकलने के बाद वो एक बोर्ड पर बहुत सारे लोगों के मिसिंग फोटोज देखती है, यानी वहाँ पर कई सारे लोग गायब हो चुके थे, लेकिन मीना उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते दौरान मीना शॉर्टकट लेते हुए जंगल के रास्ते से गुजरती है ताकि वो जल्दी से इस पैरट को जू तक डिलीवर कर दें, और वो पहुंच गई जंगल के बीचों बीच। ये वही जगह है जहाँ हम पहले एक आदमी को गायब होते देख चुके हैं। वहाँ आकर मीना बुरी तरह से फंस चुकी थी। वो अपने मोबाइल पर मैप देखती है, लेकिन वहाँ मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे थे और उसके कार का रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। मीना अब वहाँ से वापस निकलने लगी, लेकिन अब उसे वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद मीना की गाड़ी भी खराब हो गई। मीना गाड़ी से बाहर निकलती है और उसे सामने लगा हुआ वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला बोर्ड दिखाई देता है। मीना को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो पैरट के पिंजरे को हाथ में लेकर आसपास मदद ढूंढने आगे चली जाती है, लेकिन वहाँ आसपास किसी भी मदद का नामो निशान तक नहीं था। उसके बाद वो वापस उस जगह पर लौट आती है जहाँ उसने अपनी गाड़ी खड़ी की थी, लेकिन वहाँ से उसकी गाड़ी गायब हो चुकी थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हुई। उसे लगा कि शायद वो उस जगह पर नहीं आई है जहाँ उसकी गाड़ी खड़ी थी, बल्कि ये किसी दूसरी जगह पर आ गई है और उसकी गाड़ी कहीं दूसरी जगह में खड़ी है, क्योंकि इस जंगल का हर एक पॉइंट एक ही जैसा दिखाई दे रहा था। अब अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। एकदम से पहले की तरह ही सभी परिंदे इन पेड़ों से उड़ जाते हैं। मीना को अब डर लगने लगा था, क्योंकि जमीन भी जोर जोर से हिल रही थी। मीना को वहाँ आसपास किसी के होने का एहसास होता है। तभी अचानक मीना को दूर किसी का साया नजर आया। मीना भागते हुए उसके पीछे आई, पर उसे वहाँ कोई भी नहीं मिला। तभी अचानक मीना को एक बूढ़ी औरत भागते हुए दिखाई दी। मीना भी दौड़कर उसका पीछा करने लगी। वो उससे मदद मांग रही थी, लेकिन वो औरत रुकती नहीं, तेजी से भागती रहती है। एक बार फिर मीना इस बूढ़ी औरत का पीछा करती है। अचानक वो बूढ़ी औरत फिर से गायब हो गई। मीना जब उसे ढूंढते हुए और आगे बढ़ी तो उसे दूर जंगल में एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया। वो बूढ़ी औरत उस कमरे के दरवाजे को खोलकर मीना से कहती है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी से अंदर आओ। ये सुनते ही मीना बिना सोचे समझे दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ गई। मीना के अंदर आते ही उसने गेट को लॉक कर दिया। मीना देखती है कि ये कोई अजीब सा कमरा है जिसमें एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। उस बूढ़ी औरत के साथ यहाँ 2 और लोग भी थे। मीना घबरा कर उन लोगों से पूछती है, ये कौन सी जगह है? इस पर उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि इस जगह को हम दी कोब कहते हैं। मेरा नाम है मैडलेन, ये लड़की है कियारा और इस लड़के का नाम है डेनियल। बूढ़ी औरत मीना से कहती है कि अभी बातचीत का वक्त नहीं है, तुम जल्दी से हमारे साथ मिरर के सामने खड़ी हो जाओ, क्योंकि कोई हमें देखने आने वाला है। मीना पूछती है आखिर हमें कौन देखने आ रहा है, तो वो बूढ़ी औरत उससे कोई जवाब नहीं देती। एकदम बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। मीना डर के मारे पूछती है कि ये आवाज किस चीज की है, तो कियारा मीना को बताती है कि इन्हें हम वॉचर्स कहते हैं। वे शीशे के दूसरे ओर से हमें देख रहे हैं, पर हम उन्हें नहीं देख सकते। वे हर रात सूरज ढलने के बाद यहाँ आते हैं और हमें देखते रहते हैं जब तक सुबह का सूरज नहीं निकल आता। तभी शीशे के दूसरी तरफ से शोर आने लगा। मीना पूछती है ये शोर कैसा है? उस बूढ़ी औरत ने बताया कि वॉचर्स तुम्हारे आने से खुश हैं, तुम्हें यहाँ देखकर तालियां बजा रहे हैं। मीना बुरी तरह से कंफ्यूज थी। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी। मैडलेन जिन्हें वॉचर्स कह रही थी, न तो अब तक मीना ने उन्हें देखा और न ही किसी और ने देखा था। रात गुजर जाती है। सुबह होने पर ये लोग उस जगह से बाहर निकल आते हैं। मैडलेन बताती है कि वे वॉचर्स सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं, दिन के वक्त हम लोग जंगल में आजाद घूम सकते हैं। मीना रात भर यही सोच रही थी कि कब सुबह होगी और जल्दी से मैं इस जंगल से बाहर निकल जाऊं, इसीलिए वह फौरन जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाती है। तब मैडलेन बाकी सबको उसे रोकने से मना कर देती है, जैसे कि वह जानती हो कि मीना इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकती और वह जरूर वापस आएगी। बस मीना को जाते हुए मैडलेन बताती है कि तुम्हारा यह फैसला अच्छा नहीं है, इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात होने से पहले हमें इस घर में वापस आना पड़ता है। अगर तुम लेट हो गई तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। मीना किसी की बात नहीं सुनती और अपने पैरट को लेते हुए तेजी से आगे बढ़ती है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उसे वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला साइन दिखाई देता है। उसे देखकर वो घबरा तो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और सूरज को देखकर सूरज की डायरेक्शन में आगे बढ़ती रही। पर जंगल
जंगल से निकलने में कामयाब नहीं हो सकी। आगे चलकर रास्ता ही खत्म हो गया। मीना ने देखा कि वो एक पहाड़ के टॉप पर खड़ी है, जहाँ से आगे दूर दूर तक जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। इसीलिए वो मायूस होकर नीचे बैठ जाती है। तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो डर गई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ी औरत मैडलेन थी। यहाँ मैडलेन उसे हौसला देती है और कहती है कि सिर्फ तुम ही नहीं जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की और हार गई, हम भी तुम्हारी तरह ही हार कर यहाँ रुके हैं। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मैडलेन मीना को जंगल की तरफ लेकर जाती है। मैडलेन मीना से कहती है, ये जंगल एक शिकारी है और हम सब उसका शिकार, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो हमारे साथ ही रहो। मैडलेन उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले काफी सारे साइन बोर्ड दिखाती है, जो कि जंगल के चारों तरफ गोल घेरे में लगे थे और उनके बीच में था उनका कमरा। मैडलेन बताती है कि ये हमारे घर से आधे दिन के फासले पर लगे हैं, अगर इसे आगे गई तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कभी भी यह तुम्हें नजर आए तो तुम इन्हें इग्नोर मत करना। मीना पूछती है, ये सब किसने बनाया? तो वो जवाब देती है, ये एक प्रोफेसर ने बनाया है, लेकिन अब तक उसे किसी ने देखा नहीं है। अब रात हो जाती है, ये लोग वापस उस घर के अंदर आ जाते हैं। हर रात वॉचर्स उन्हें देखने के लिए आते थे। आज कियारा नामी लड़की उनके सामने डांस करती है और कहती है ये सब उन्हें पसंद है। ऐसा नहीं था कि इन चारों को हर रात वॉचर्स के सामने खड़ा ही रहना पड़ता था। ये लोग जो चाहते वह कर सकते थे, बस ये लोग उनकी तरफ अपनी कमर नहीं कर सकते थे। ऐसा करने पर वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते थे। रात में तो उन्हें सिर्फ वॉचर्स का मसला था, लेकिन दिन में भी उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ये लोग जंगल से हर रोज अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ शिकार करके लाते थे, जिससे उनका गुजारा हो जाता। अगले दिन कियारा और मीना दोनों जंगल में शिकार करने जाती हैं। मीना कियारा से पूछती है कि आखिर ये वॉचर्स चाहते क्या? कियारा बताती है, मुझे भी कुछ खास नहीं पता, लेकिन मैडलाइन कहती है कि ये वॉचर्स हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर हमने वॉचर्स को देखा तो हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि वॉचर्स बहुत ही खूंखार दिखते हैं। कियारा अब उसे एक गड्ढा दिखाती है और कहती है, ऐसे बहुत से गड्ढे इस जंगल में मौजूद हैं। दिन के वक्त सारे के सारे वॉचर्स उन गड्ढों में रहते हैं और रात में वो यहाँ से बाहर निकल आते। दिन के वक्त ये लोग इसलिए बाहर नहीं आ सकते क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी स्किन जलाती है। कियारा मीना को बताती है कि वो 5 महीने पहले अपने पति के साथ इस जंगल में आई थी और तब से वो दोनों यहाँ फंसे हुए थे, पर आज से 6 दिन पहले मेरा पति जंगल में रास्ता ढूंढने निकला है। मुझे उम्मीद है कि वो जरूर वापस आएगा और हम सबको यहाँ से सेफली ले जाएगा। यहाँ हमें मालूम होता है कि असल में कियारा का हस्बैंड वही आदमी था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसे कोई यहाँ से खींच कर ले गया और अब वो मारा जा चुका है। इस तरह से बातें करते हुए ये दोनों कमरे के पास वापस लौट आए। यहाँ मैडलिन ने मीना को 3 रूल समझाती है जिंदा रहने के लिए। सबसे पहला ये कि वो रात के वक्त घर का दरवाजा नहीं खोलेगी, दूसरा रात में वो आईने की तरफ अपनी कमर नहीं करेगी, और तीसरा ये कि दिन के वक्त वो उन गड्ढों के पास नहीं जाएगी और जितना हो सके रोशनी में रहेगी। जब तक तुम इन रूल्स को फॉलो करोगी तब तक तुम जिंदा रहोगी। लेकिन मीना को मैडलाइन की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। अब उस रात मीना इन वॉचर्स के बारे में जानना चाहती थी, इसीलिए वो शीशे के साथ कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश करती है। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो मीना को मैडलाइन की बताई गई वॉचर्स की बातें फेक लगने लगती हैं। इसलिए वह रूल्स को तोड़ते हुए अपनी कमर को शीशे की तरफ करके सो जाती है और ऐसा करने पर इन वॉचर्स को गुस्सा चढ़ जाता है। वो लोग जोर जोर से उस शीशे को मारने लग जाते हैं। शोर से मैडलाइन भी उठ जाती है और वह जल्दी से मीना को शीशे की तरफ खड़े रहने को कहती है और तब जाकर वो वॉचर्स का गुस्सा शांत होता है। यानी जब इंसान वॉचर्स को अपनी पीठ दिखाते हैं तो वह उसे खुद की इंसल्ट मानने लगते हैं। ये रात भी गुजर जाती है और अगले दिन मीना डेनियल के साथ शिकार पर निकलती है। वो डेनियल से पूछती है, क्या आज तक तुमने किसी वॉचर को देखा है? जिस पर डेनियल ने जवाब दिया कि मैंने भी आज तक वॉचर्स को नहीं देखा और जो भी वॉचर्स को देखता है वो जिंदा नहीं बच पाता। तब मीना डेनियल को समझाती है कि मुझे लगता है कि ये सब मैडलाइन की बनाई हुई कहानियां हैं जिसके अंदर वो हमें फंसा रही है। हमें जरूर उन गड्ढों को जाकर चेक करना चाहिए, शायद हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। डेनियल भी यहाँ रहकर बहुत ज्यादा तंग हो चुका था और वो भी किसी तरह से रास्ता ढूंढकर इस जंगल से भाग निकलना चाहता था, इसलिए वो मीना की बात मान लेता है और वो दोनों गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं। अब मीना अपने आप को रस्सी से बांधकर इस गड्ढे के अंदर उतरती है। रस्सी का दूसरा सिरा डेनियल ने पकड़ा हुआ था ताकि अगर मीना को कुछ भी हो वो जल्दी से मीना को बाहर की तरफ खींच ले। मीना नीचे गड्ढे में पहुंच जाती है जहां उसे बहुत सारा इंसानों का सामान मिलता है। मीना उस सामान को इकट्ठा कर लेती है। ये सारा सामान उन लोगों का था जो जंगल में वॉचर्स के शिकार हो चुके थे। डेनियल रस्सी के सहारे कैमरा, साइकिल और जरूरत का सारा सामान को बाहर ले आता है। मीना अब नीचे इंतजार करती है कि डेनियल कब रस्सी नीचे फेंकेगा और मैं ऊपर चली जाऊंगी। और इससे पहले कि मीना उस गड्ढे से बाहर निकल पाती, उसे गड्ढे के अंदर किसी के आने की हलचल सुनाई देती है। मीना जल्दी से डेनियल को रस्सी नीचे फेंकने की आवाज देने लगती है, लेकिन तभी मीना को पकड़ने के लिए एक वॉचर का हाथ बढ़ने लगता है। पर मीना धूप में खड़ी थी, इसलिए जब उस वॉचर के हाथ पर सूरज की रोशनी पड़ी तो उसका हाथ जलने लगा। इतने में डेनियल ने नीचे मीना के पास रस्सी फेंकी और मीना फौरन जल्दी से बाहर निकल आई। मीना पूरी तरह से डर गई थी। ये लोग उस सारे सामान को लेकर अपनी सेफ हाउस में आ गए, जहां मैडलिन ने उससे पूछा, ये सामान तुम्हें कहां से मिला? ये लोग झूठ बोल देते हैं कि ये सामान उन्हें इस जंगल से मिला। मैडलिन को इस जंगल में रहते हुए बहुत अरसा गुजर चुका था। वो जानती थी कि ये सामान उसे जंगल से नहीं बल्कि एक गड्ढे से मिला होगा। वो मीना से पूछती है, बताओ तुमने गड्ढे के अंदर क्या देखा? लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती। ये लोग बहुत खुश थे कि आज रात ये लोग वॉचर्स को देख पाएंगे, क्योंकि मीना को गड्ढे के अंदर एक कैमरा मिला था। डेनियल किसी तरह जुगाड़ करके उस कैमरा को टीवी के साथ अटैच कर लेता है ताकि ये लोग भी टीवी पर वॉचर्स को देख पाए। मैडलिन बार बार उन्हें समझाती है कि ये तुम लोग गलत कर रहे हो, लेकिन ये दोनों उसकी एक बात भी नहीं सुनते। आज रात ये लोग वॉचर्स के इंतजार में बैठे थे ताकि उन्हें वो देख पाए, लेकिन काफी रात होने के बावजूद भी आज कोई वॉचर उन्हें देखने नहीं आया और अब कुछ देर बाद उनके साथ कुछ अजीब सा होने वाला था। ये लोग बातचीत में मसरूफ थे कि तभी उनका दरवाजा खटखटाया जाता है, यानी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उन्होंने जल्दी से टीवी की तरफ देखा तो वहां उन्हें इंसानी टांगे दिखाई दे रही थी। बाहर जो कोई भी
था वो कियारा के हस्बैंड की आवाज में बात कर रहा था और वो जल्दी से दरवाजा खोलने को कह रहा था। कियारा को लगा कि जरूर उसका हस्बैंड यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ आया है। वो जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने के लिए जाती है, लेकिन मैडलिन बीच में आकर दरवाजा खोलने नहीं देती। वो कहती है कि मैं जानती हूँ बाहर तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, क्योंकि मैडलिन जानती थी कि रात के इस अंधेरे में कोई भी इंसान इस कमरे तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन कियारा को मैडलिन की बातों पर यकीन नहीं होता और वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, जिसके बाद मैडलिन कियारा से कहती है कि वो तुम्हें फंसा रहा है, तुम उसका इम्तिहान ले लो, तुम उसे कोई ऐसी बात पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम या तुम्हारा हस्बैंड जानता हो। कियारा बाहर खड़े हुए इंसान से एक किताब के बारे में सवाल करती है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए था, लेकिन जब बाहर खड़ा हुआ इंसान कोई जवाब नहीं देता तो ये समझ जाते हैं कि ये वॉचर ही है। ये लोग जब दरवाजा नहीं खोलते तो वॉचर उनके बाहर लगाए हुए कैमरा को तोड़ देता है और यहाँ हमें